इस वीडियो में हम कृमि रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। कृमि रोग मतलब जनरली हम कृमि रोग को जंतु रोग भी बोल सकते हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशन बोलते हैं, हेलमिंथियासिस से भी कंपेयर करते हैं मॉडर्न में। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काया चिकित्सा के लिए। और इस वीडियो में हम इसके भेद, लक्षण और चिकित्सा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। निरुक्ति या उत्पत्ति। इसका निरुक्ति ऐसे आता है कि कृमि क्रव्य मेध्यति, मतलब जो मांस के प्रति स्नेह रखता है उसे कृमि कहा जाता है। मतलब मांस प्रिय है, जो भी मांस प्रिय है उसको कृमि कहा जाता है। ऐसे इसका निरुक्ति आता है। ठीक है। इसका वर्णन हमारे संहिता में कहाँ मिलता है, वो है चरक संहिता, मतलब चरक सूत्र स्थान अध्याय 17 में, और चरक विमान स्थान अध्याय 7 में, चरक संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 54, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 14, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 20, एज वेल एज माधव निदान और भाव प्रकाश भी कृमि रोग का वर्णन करते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग कृमि रोग। ठीक है। टोटल कृमि की संख्या कितने हैं? 20 है। 20 कृमि की संख्या है। ठीक है। और स्नायु कृमि का वर्णन आचार्य शारंगधर करते हैं। चरक संहिता में कृमियों का वर्णन सप्तको गण के रूप में मिलता है। अगर कोई एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में सप्तको गण आचार्य चरक ने किसको सप्तको गणा के नाम से सम्मिलित किया है, तो उसको वो है कृमि रोग को सप्तको गणा। किस अध्याय में? चरक विमान अध्याय 7, व्याधित रूपीय अध्याय। ठीक है। अभी हम कृमि के भेद के बारे में पढ़ेंगे। जनरली कृमि के 2 भेद हैं, सहज और अवैकारिक कृमि, जन्मोत्तर कालज और वैकारिक कृमि। ठीक है। फिर अवैकारिक कृमि फिर से 2 भागों में डिवाइड होता है, बाह्यज और मलज कृमि एंड अभ्यंतर कृमि। बाह्यज, मलज कृमि, अभ्यंतर कृमि। बाह्यज और मलज, बाह्य कृमि बोल सकते हैं इसको, मलज कृमि बोल सकते हैं। और दूसरा है अभ्यंतर कृमि। कौन सा? वैकारिक और जन्मोत्तर कालज कृमि 2 प्रकार के हैं। बाह्यज कृमि अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, युका एंड पिपलिका। बाह्यज कृमि फिर 2 प्रकार में डिवाइड होता है, युका और पिपलिका। और अभ्यंतर कृमि 3 प्रकार में डिवाइड होते हैं, पुरीषज, कफज और रक्तज। अभ्यंतर कृमि फिर 3 प्रकार में डिवाइड होता है, पुरीषज, कफज और रक्तज। पुरीषज 5 है, कफज 7 है और रक्तज 6 है। पुरीषज 5 है, कफज 7 है और रक्तज 6 है। अभी अभ्यंतर कृमि में पहला है पुरीषज कृमि, जो कि है 5 प्रकार के, 5 टाइप्स। वो है ककेरुक, मकेरुक, लेलिह, सशूला, सौसुरात। ककेरुक, मकेरुक, लेलिह, सौसुरात और सशूलक, ये जो भी है ये पुरीषज कृमि है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए। ठीक है। पुरीषज है 5 टाइप्स के, ककेरुक, मकेरुक, लेलिह, सशूला, सौसुरात। और दूसरे जो 2 टाइप्स है वो है कफज कृमि और रक्तज कृमि। कफज है 7 प्रकार के, रक्तज है 6 प्रकार के। अभी हम कफज कृमि देखेंगे। कफज कृमि जो 7 प्रकार के वो है अंतराद, उदराद, हृदयचरा, चुरु, ध्रुवपुष्पा, सौगंधिका, महाकुदा। अंतराद, उदराद, हृदयचरा, चुरु, दर्वपुष्पा, सौगंधिका, महाकुदा। रक्तज कृमि जो 6 प्रकार के वो है केशाद, लोमाद, लूमद्वीपाद, सौरस, औदुंबरा, जंतुमात्र। केशाद, लोमाद, लूमद्वीपा, सौरस, औदुंबरा, जंतुमात्र। ये रहे हमारे रक्तज कृमि, ये रहे हमारे कफज कृमि। ठीक है। ये टेबल फॉर्म में हमने क्या है अकॉर्डिंग टू चरक, सुश्रुत एंड अष्टांग हृदय। ठीक है। फोकस सुश्रुत में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुश्रुत में फोकस करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने बाह्य कृमि को नहीं माना है। जो भी युका पिपलिका है, हमने पढ़ा है कि बाह्य कृमि 2 प्रकार के युका पिपलिका, वो उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने वही बाह्य कृमि के जो 2 प्रकार हैं वो उन्होंने पुरीषज में डाला है। ठीक है। तो पुरीषज है 7, कफज है 6 और रक्तज है 7। आपको सुश्रुत के यही याद रखना है नंबरिंग, और उन्होंने बाह्य कृमि नहीं माना है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत पुरीषज है 7, कफज है 6, रक्तज है 7। वही चरकाचार्य ने क्या बोला है? 5, 7, 6। पुरीषज, कफज, रक्तज, पुरीषज, कफज, रक्तज, 5, 7, 6। और बाह्य तो आपको मालूम है 2 है। अष्टांग हृदय ने भी चरक को ही फॉलो किया है। वाग्भट जी जो है वो आचार्य चरक को ही फॉलो करते हैं। वो है 5, 7 और 6। ठीक है। टोटल है 20। विंशति विधाः कृमियः, मतलब 20 प्रकार के कृमि हैं। अभी आते हैं सामान्य निदान, कॉजेटिव फैक्टर्स।
सामान्य निदान में कॉमन कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर वर्म इन्फेस्टेशन, जो भी आपके माइंड में आता है वही सब है। आचार्य ने बोला है, चरकाचार्य ने, कि अजीर्ण भोजन से, मधुर आम्ल पदार्थों से, मधुर और आम्ल पदार्थों का अति सेवन से, व्यायाम न करना, द्वासपनशील मतलब ज़्यादा दिन में सोना, विरुद्धान का सेवन करना, शरीर और वस्त्र की सफाई न करना, जो क्लीनलीनेस नीटनेस मेंटेन नहीं करता हो, अपने कपड़े रेगुलरली नहीं धोता हो और मलिन हुए कपड़े पहनता हो, स्नान न करता हो, अपनी खुद की जो सेल्फ केयर है वो मेंटेन नहीं करता हो, उसको सामान्यतः कृमि रोग होता ही होता है। ठीक है, अभी आते हैं संप्राप्ति की ओर। निदान सेवन अभी जो हम पढ़े हैं वो अगर करें, हम निदान सेवन करें हैं, तो निदान सेवन करने के बाद उसकी वजह से कृमियों की उत्पत्ति होती है। अब इसकी बात है, निदान सेवन करने से कृमियों की उत्पत्ति हो रही है। कृमि उत्पत्ति होने के बाद रस धातु के साथ शरीर में परिभ्रमण करता है। जो कृमि उत्पत्ति हुआ है वो हमारे रस धातु है, उसके साथ, रस धातु तो पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है, रस धातु के साथ शरीर में परिभ्रमण करता है, मतलब घूमता है हर एक शरीर में, ठीक है, हर एक पार्ट में। फिर उसके बाद तो रोगोत्पत्ति होता है। ये है हमारी संप्राप्ति ऑफ कृमि रोग। अभी हम पढ़ेंगे कृमियों की विशिष्ट लक्षणें। पहला है हमारे बाह्यज कृमि, ठीक है, और इन कृमियों में थोड़ा एक फॉर्मेट है कि उसकी आकृति, रूप, स्थान और लक्षण, ये याद रखिए। आकृति, रूप, स्थान और लक्षण, 4 कृमियों के बारे में पढ़ेंगे हम, बाह्य, पुरीषद, रक्तज और कफज, और इन चारों में फॉर्मेट सेम ही है, आकृति, रूप, स्थान और लक्षण, ठीक है। और अभी से थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आकृति, बाह्यज कृमि कैसे है आकृति में? सूक्ष्म है, तिल है, बहुपाद है, मतलब सूक्ष्म है, अणु है, छोटे हैं, तिल के समान है, बहुपाद जिसके पैर हैं, बहुत सारे पैर हैं, उसकी वजह से वो घूमने के लिए उसको मतलब मदद करता है, वो है। फिर उसका रूप कैसा है? कृष्ण है और शुक्ल वर्ण है, ठीक है, रूप कैसा है उसका? शुक्ल है और कृष्ण वर्ण है। स्थान कहाँ कहाँ है, मतलब ये कहाँ कहाँ स्थित रहते हैं? केश में, लोम में, श्मश्रु में ये स्थित रहते हैं। केश, लोम, श्मश्रु मतलब आईब्रोज, ठीक है। नाम ये तो पता है आपको 2 टाइप्स के, कौन कौन सा, युका और पिप्पलिका, ठीक है। इसके लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कृमियों के लक्षण याद रखिए, मतलब मेन ही पूछेंगे, मतलब मेन ही याद रखना है आपको। जैसे कि बाह्य कृमि के लक्षण कौन कौन सा है? कोट है, कंडु है, पीड़िका। कोट, कंडु, पीड़िका। कोट मतलब लैशेस, कंडु मतलब इचिंग, पीड़िका मतलब बॉयल्स। कोट, कंडु, पीड़िका द लक्षण ऑफ बाह्य कृमि। आकृति, रूप, स्थान और लक्षण। क्या आते हैं पुरुषज कृमि में? पुरुषज कृमि का स्थान है पक्वाशय, आकृति है दीर्घ उनाशु संकाश, मतलब उनके सदृश मोटे रहते हैं, उनके सदृश मोटे रहते हैं, इसलिए दीर्घ उनाशु संकाश इसका आकृति है। पुरुष कृमि का आकृति है दीर्घ उनाशु संकाश। रूप कैसा है इसका? श्वेत, श्याम, नील, पीत वर्ण। श्वेत, श्याम, नील, पीत वर्ण इसका रूप है। लक्षण क्या है? पुरुष भेद है, कार्श, लोमहर्ष, गुदकंडु, गुदमुख, परितुदंतः। पुरुष भेद, कार्श, लोमहर्ष, गुदकंडु, गुदमुखम परितुदंतः, मतलब वॉर्म्स पास्ड विथ स्टूल्स, मतलब स्टूल के साथ ही वॉर्म्स बाहर आते हैं। फिर गुदमुख, एनल इचिंग होता है, गुदकंडु होता है, लोमहर्ष होता है, मतलब पेशेंट अगर उसको पुरुष कृमि हुआ है रोग तो वो कार्श मतलब पतला होता जाता है और पुरुष भेद होता है उसको, ठीक है। कफज कृमि, कफज कृमि का स्थान है अमाशय। पुरुष कृमि का स्थान कौन सा था? पक्वाशय। कफज कृमि का स्थान है अमाशय। इसकी आकृति है पृथुभग्न संस्थाना, पृथुभग्न संस्थाना और गंडुपद सदृश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आकृति, मतलब कभी कभी किसी का भी आकृति पूछा जा सकता है। पुरुष का आकृति क्या था? दीर्घ उनाश संकाश था, इसका है पृथुभग्न संस्थान, गंडुपद सदृश। गंडुपद सदृश कौन से कृमि है? तो बोले तो कफज कृमि इज गंडुपद सदृश। पृथुभग्न संस्थान कौन सा कृमि की आकृति है? कफज कृमि का आकृति है। कफज कृमि की स्थान कौन सी है? अमाशय है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। रूप क्या है इसका? श्वेत वर्ण है, ठीक है। लक्षण अंगमर्द है, कार्श है, ज्वर, मूर्छा, सर्दी, शवतु। अंगमर्द, कार्श, ज्वर, मूर्छा, सर्दी, शवतु, यह है कफज कृमि। अभी रक्तज कृमि। रक्तज कृमि का स्थान है रक्तवाही धमनिया। रक्तवाही धमनिया इज द स्थान ऑफ रक्तज कृमि। इसकी आकृति अनु वृत्त अपादश्च, वृत्त अपादश्च, राउंड है और पाद नहीं है इनको। बहुपाद किसके थे? बाह्य कृमि के थे। अपाद किसके हैं? रक्तज है, ठीक है। रूप कैसा है? ताम्रवर्ण है, ठीक है। लक्षण केश, श्मश्रु, नख, लोम, पक्ष्मकानाश। केश, श्मश्रु, केश मतलब हेयर्स, श्मश्रु आईब्रोज, नख नेल्स, लोम बॉडी हेयर्स, पक्ष्म आईलिड्स,
का नाश और कंडु, यह है लक्षण ऑफ रक्तज कृमि। अभी लक्षण के बाद हम सीधे जाते हैं चिकित्सा की ओर। चिकित्सा सिद्धांत, आचार्य चरक ने कृमि चिकित्सा के 3 प्रमुख सिद्धांत वर्णित किए हैं, जो कि है अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, स्पेशली फॉर कृमि रोगा। आचार्य चरक ने यह सिद्धांत वर्णित किया है कि अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन आर द चिकित्सा सिद्धांत फॉर कृमि रोगास। पहला है अपकर्षण। अपकर्षण का लिटिल मीनिंग है कि खींचकर बाहर निकालना, ठीक है। इसमें कृमियों को यंत्रों से या हाथ से पकड़कर बाहर निकालने का विधान बताया गया है। और इसके भी 4 प्रकार के अपकर्षण, चतुर्विधा अपकर्षण बोलते हैं इसको। वो है शिरोविरेचन, वमन, विरेचन और आस्थापन बस्ती। शिरोविरेचन किसके लिए? शिरस्थ कृमि, अगर कृमि शिर में है तो शिरोविरेचन। वमन किसके लिए? अगर कृमि अमाशय में स्थित है, अमाशय में अगर कृमि प्रेजेंट है तो उसके लिए वमन कराएंगे। विरेचन और आस्थापन बस्ती किसको देंगे? अगर पक्वाशय में कृमि है, पक्वाशय में कृमि प्रेजेंट है तो उसको आस्थापन बस्ती से अपकर्षण करेंगे, ठीक है। एक नोट है, कृमि चिकित्सा अगर अपकर्षण करना है हमको कृमि चिकित्सा में तो वमन, विरेचन, आस्थापन का प्रयोग एक ही दिन में करना है, ठीक है। 2-2 दिन, 3-3 दिन, 7-7 दिन तक नहीं खींचेंगे हम। एक ही दिन में वमन, विरेचन, आस्थापन का प्रयोग करना चाहिए। 7 दिन हम उनको स्नेहन स्वेदन कराएंगे और कृमिवर्धक आहार विहार देंगे, और कृमिवर्धक आहार विहार देने के बाद अभी उनको संशोधन कराना है हमको, तो एक ही दिन में हम वमन, विरेचन, आस्थापन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है प्रकृति विघात। यहाँ पे कृमियों की प्रकृति का नाश करेंगे, कृमियों की प्रकृति का नाश करेंगे। नॉर्मली कृमियों की प्रकृति कैसे रहती है? मधुर रहती है, शीत रहती है, मतलब आम्ल गुण की रहती हैं, ज़्यादातर मधुर ही रहती हैं, ठीक है। तो उसकी अगर विरुद्ध अवस्था देखें, उसका प्रकृति का विरुद्ध हम देखें तो वो क्या है? कटु है, तिक्त है, कषाय है, क्षार है और शीत का उष्ण है, उसका प्रयोग करेंगे। मतलब इसमें कृमियों की प्रकृति के विरुद्ध कटु, तिक्त, कषाय, क्षार एवं उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करके कृमियों को नष्ट किया जाता है। यह है प्रकृति विघात चिकित्सा सिद्धांत। तीसरा है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब उसके निदान के अपोजिट जो भी कार्य है वो करना चाहिए, जैसे कि कृमि रोग के विभिन्न निदानों का परित्याग करना। निदान का परित्याग करके हम निदान परिवर्जन चिकित्सा सिद्धांत कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके योग चिकित्सा योग, जैसे कि कृमिहर रस है, कृमिघ्न रस है, कृमि मुद्ग रस है, विडंग लोह है। विडंग के जो भी फॉर्मुलेशन है वो याद रखते जाइए। ये मतलब अभी तो कृमिहर रस, कृमिघ्न रस, कृमि मुद्ग रस, विडंग लोह, कृमि धातनी गुटिका, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। कृमि धातनी गुटिका, लाक्षादी वटी, संजीवनी वटी, विडंग चूर्ण, विडंग लोहा आता है, विडंग चूर्ण है, फिर विडंग अरिष्ट आता है, विडंग घृत आता है, विडंग तेल आता है, विडंग अवली आता है। सभी फॉर्मुलेशन विडंग के बारे में। विडंग इज अ बेस्ट कृमिघ्न द्रव्य इज विडंग। तो विडंग के सभी फॉर्मुलेशन याद रखिए, वो बेस्ट है। फिर कृमि धातु की गुटिका याद रखिए। फिर ये पारिश भद्रावलिहा, त्रिफलाद्य घृत, पलाश बीज चूर्ण, खरजुर पत्रक्वात, मुस्तादिक्वात। एक 5-6 भी अगर लिख के आ गए आप एग्जाम में तो बहुत बेटर है, ठीक है। तो मेन तो विडंग घृत याद रखिए, विडंग अरिष्ट याद रखिए, विडंग तेल भी, विडंग के सभी फॉर्मुलेशन याद रखिए, हो गया। थोड़े विशिष्ट योग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब विशिष्ट योग मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से, जैसे कि मॉडर्न के सवाल मॉडर्न के लिए भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। अभी मतलब क्लिनिकली राउंड वॉर्म्स, श्लेष्मजा या गंडुपत कृमि में हम क्या देंगे? पलाश बीज चूर्ण देंगे। राउंड वॉर्म्स में जो कि है श्लेष्मजा और गंडुपत कृमि है, उसमें पलाश बीज चूर्ण का योग देंगे। हुकवर्म, पुरीषजा और अंकुश मुख कृमि में यवानी सत्व देंगे। हुकवर्म जो कि पुरीषज कृमि है और अंकुश मुख कृमि है, वो उसमें हम यवानी सत्व देंगे। टेपवर्म जो कि स्फीत कृमि, उसमें कंपीलक, पुग, दाड़िम चूर्ण देंगे। कंपीलक, पुग, दाड़िम चूर्ण देंगे। राउंड वर्म्स में पलाश बीज चूर्ण, हुकवर्म में यवानी सत्व, टेपवर्म में कंपीलक, पुग, दाड़िम चूर्ण देंगे। वर्म में थ्रेड वर्म मतलब तंतु कृमि, तंतु जो थ्रेड लाइक है वो कृमि में चिरायता निम्ब चूर्ण देंगे। चिरायता निम्ब चूर्ण। फिलेरियासिस, श्लीपद में शाखोटका देंगे योगा। और स्नायु कृमि में निर्गुंडी एवं शीघ्र का प्रयोग कर सकते हैं। निर्गुंडी एवं शीघ्र का प्रयोग कर सकते हैं। स्नायु कृमि किसने वर्णन किया है? शारंगधर ने वर्णन किया है, ठीक है। तो ये था हमारा कृमि रोग। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, like and share our video, and you can join our Telegram channel which in the description box. Thank you.